Hello and welcome back to this course of Power Engineering and Refrigeration. I am Ritesh Harode from Department of Mechanical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. In this video lecture, we are going to learn about the subject Power Engineering and Refrigeration. This video lecture is on topic that is testing of IC engine and emission control. And in emission control, a engine control unit plays a very important role. That's why our this video is on engine control unit, which is commonly known as ECU. Outcome for this video lectures are after completion of this video lecture, the learner will be able to list components of ECU and describe working of ECU and engine diagnosis procedure. So दोस्तों, कोई भी मॉडर्न इंजन जो भी होता है उसमें ECU होता है। पहले के जो ओल्ड इंजन होते थे उनमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बहुत कम होते थे। एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय मैकेनिकल थिंग, तो सभी चीजें मैकेनिकल होती थी। सो उसका जो मेंटेनेंस था वो ज्यादा होता था। धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती गई और इंजन में इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज बढ़ते गया फॉर कंट्रोलिंग दी डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स। और इसीलिए जैसे आपने नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, हमने कुछ वीडियो बनाए थे इसके ऊपर जो आपने ऑलरेडी पढ़े हैं, जैसे कि एमपीएफआई इंजन के बारे में हमने पढ़ा, हमने सीआरडीआई के बारे में पढ़ा। और ये सारे इंजन में जो एक मेन कंपोनेंट होता है वो होता है ईसीयू। और इस ECU इज बेसिकली अ ब्रेन ऑफ एनी इंजन। तो इस वीडियो में हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये ECU इंजन को डायग्नोज यानी इंजन में क्या प्रॉब्लम्स है वो पता करने के लिए किस तरह से यूज हो सकता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो लेक्चर के जो टॉपिक है उनकी पीओ और पीएसओ मैपिंग क्या होती है। तो सबसे पहले होता है PO1 यानी बेसिक नॉलेज। इस वीडियो को यूज करके इस टॉपिक से आपका बेसिक नॉलेज इंक्रीज होगा कि बेसिक टॉपिक्स बेसिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं इंजन के, उसका बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। PO2 it is a core knowledge, core topic of mechanical engineering, so that's why PO2 मैप हो रहा है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस PO3 यहाँ पर मैप हो रहा है। उसके बाद आता है PO4 इक्विपमेंट इंजीनियरिंग इक्विपमेंट। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स और इक्विपमेंट यहाँ पे मैप हो रहे हैं क्योंकि जो कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हैं। उसके बाद PO6 इंजन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी को हमने यहाँ पे मैप किया है। और ये क्यों मैप किया है? क्योंकि इंजन का डायरेक्ट कनेक्शन होता है एनवायरमेंट के साथ में, क्योंकि पॉल्यूशन होता है। और ये ECU जो होता है वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के काम में आता है। कैसे, वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। PO8 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, ये यहाँ से इंप्रूव होने वाला है इस टॉपिक में। PO9 हमने मैप किया है क्योंकि इससे कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव होता है। PO10 यानी लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इट विल बी यूजफुल थ्रू आउट योर लाइफ, दैट्स वाई PO10। एंड देन PSO2 एंड PSO3, क्योंकि जिस कंपोनेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स है और ए प्रोसेसेस के बारे में भी है। दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि इंजन कंट्रोल यूनिट क्या होता है। तो इंजन कंट्रोल यूनिट यानी ECU, जैसे कि नाम लिखा हुआ है, काम क्या करेगा? इंजन को कंट्रोल करेगा। ECM या ECU, इसका दूसरा भी नाम होता है ECM यानी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। सो ये इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, यहाँ पे देखिए एक छोटी सी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें ये ECU है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक छोटा सा कंपोनेंट नजर आ रहा है, बॉश कंपनी का बनाया हुआ। वैसे तो और भी मैन्युफैक्चरर है लेकिन मोस्ट ऑफ दी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यही वाला ECU यूज करते हैं। तो ECU है बेसिकली। ECU क्या होता है? इट इज द ब्रेन ऑफ अवर ऑटोमोबाइल व्हीकल। जैसे कि हमारा ब्रेन होता है, और ब्रेन का क्या काम करता है? ब्रेन हमारे बॉडी के सारे सेंसर्स और एक्चुएटर्स को कंट्रोल करता है। सेंसर्स मतलब हमारी आंखें, हमारे हाथ, ये हमारे सेंसेस है और इनको कंट्रोल करता है ब्रेन। हम जो भी चीज महसूस करते हैं इसका नॉलेज, इसका जो
सिग्नल है वो ब्रेन को जाता है और ब्रेन उसके हिसाब से फिर कोई भी चीज परफॉर्म करता है, तो उसी के हिसाब से हमारे जो ऑर्गन्स है सभी काम करते हैं। तो वैसा ही एक इंजन में भी होता है। इंजन में क्या होगा, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ एक्चुएटर्स होते हैं, कुछ होते हैं सेंसर्स, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो सेंसर्स डिफरेंट डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है कलेक्ट करके आपके ईसीयू को भेजते हैं। ईसीयू वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है और फिर एक डिसीजन लेकर आपके सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि फ्यूल इंजेक्टर या फिर एमिशन से रिलेटेड सारे चीजें। सो देखते हैं डिटेल में कि ईसीयू क्या होता है। तो सबसे पहला क्या है, इंजन कंट्रोल यूनिट इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ अ इंजन मैनेजमेंट सिस्टम विच इज वर्चुअली द ब्रेन ऑफ द इंजन। जैसा मैंने कहा, ईसीयू क्या है, इट इज अ ब्रेन ऑफ द इंजन, और ये काम क्या कर रहा है, इंजन को मैनेज कर रहा है। और इंजन को मैनेज करने के लिए क्या चीजें है हमारे पास, हमको मैनेज करना है कि इंजन को एयर फ्यूल रेशो या एयर फ्यूल मिक्सचर कब मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए और सही टाइम पर मिलना चाहिए। तो ये डिसाइड करने का काम इंजन करता है। कब इंजन को ठंडा करना है, कब इंजन में आपको कूलेंट सप्लाई करना है, कब आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल का फ्लो बढ़ाना है, कम करना है, ये सारी चीजें इंजन में कंट्रोल करता है ईसीयू। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द इंजन। Then it plays an important role in collecting, analyzing, processing and executing the data it receives from various subsystems. तो इसका काम क्या है, ये इंफॉर्मेशन रिसीव करेगा, कहाँ से आएगी, नंबर ऑफ सेंसर्स होंगे जो इंजन की कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करेंगे और उसकी इंफॉर्मेशन सप्लाई करेंगे ईसीयू को। ईसीयू ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसको प्रोसेस करता है और फिर डिसाइड करता है कि क्या एक्शन होना चाहिए। तो उसके बाद वो एक्शन कैसे करना है वो काम भी और उसको भी कंट्रोल करने का काम आपका ईसीयू ही करता है। तो ईसीयू में होता क्या है, तो ईसीयू में बेसिकली एक चिप होती है, एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, एक कंप्यूटर होता है जिसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। सो ईसीयू में क्या क्या होगा, सबसे पहले तो ईसीयू में एक कंप्यूटर होगा जिसमें एक माइक्रो चिप होता है, माइक्रो कंट्रोलर होता है, साथ में होते हैं कुछ सेंसर्स। सो इन तीनों चीजों को और साथ में एक एक्चुएटर्स, तो इन तीन चीजों को, तीन बेसिक कंपोनेंट्स को मिलाकर एक इंजन कंट्रोल यूनिट बनता है। सो आगे हम लोग इन सारी चीजों को डिटेल में देखेंगे। सो दोस्तों यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो एक कंट्रोल सिस्टम दिखाई दे रहा है, इसको आप ईसीएम बोल सकते हो, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में एक छोटा कंपोनेंट होता है, यानी जो ब्रेन होता है, जो कंप्यूटर होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, जो इंजन को कंट्रोल करता है, इंजन के सारे फंक्शंस, सारे कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, उस डिवाइस को हम बोलते हैं इंजन कंट्रोल यूनिट। इसमें अब जैसे कि आपने पढ़ा होगा कंप्यूटर के बारे में, तो कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइस होते हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होते हैं, तो वैसा ही इंजन के कंप्यूटर का भी होता है। तो यहाँ सबसे बीच में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इंजन कंट्रोल यूनिट। और इंजन कंट्रोल को इनपुट चाहिए होंगे, और इनपुट कहां से आते हैं, नंबर ऑफ सेंसर से इनपुट आते हैं। तो इनपुट का क्या हो सकता है, सबसे पहले होता है इग्निशन स्विच। तो जब तक आप गाड़ी का इग्निशन स्विच ऑन नहीं करते तब तक आपको इस सिस्टम को ऑन नहीं होता है। तो इसलिए इग्निशन स्विच ऑन है या ऑफ है ये आपको पता चलना चाहिए। उसके बाद ये नंबर ऑफ सेंसर्स है, इसके बारे में हम ऑलरेडी एमपीएफआई में पढ़ चुके हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। थ्रॉटल पोजिशनिंग सेंसर होता है। थ्रॉटल पोजिशनिंग सेंसर का काम क्या है कि इंजन का थ्रॉटल कितना ओपन है ये आपको यहां से पता चलेगा, और थ्रॉटल कितना ओपन है इससे इंजन को पता चलता है कि इंजन को कितना फ्यूल सप्लाई हो रहा है, सॉरी कितना एयर सप्लाई हो रहा है। थ्रॉटल जितना ज्यादा ओपन रहेगा उतनी ज्यादा एयर सप्लाई होगी। उसके बाद व्हीकल की स्पीड क्या है, ये व्हीकल स्पीड सेंसर ईसीयू को बताएगा। उसके बाद मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट एयर प्रेशर सेंसर होता है, यानी मैनिफोल्ड में, यानी जो इनपुट एयर आ रही है इंजन में उसका टेम्परेचर प्रेशर कितना है
वो प्रेशर बताने के लिए ये सेंसर होता है, जिसको मैप सेंसर बोलते हैं। सेम एयर का टेम्परेचर सेंसर भी होता है। उसके बाद इंजन का टेम्परेचर सेंसर, कि इंजन का टेम्परेचर अगर इंजन ओवरहीट तो नहीं हो रहा है, वो पता करने के लिए इंजन टेम्परेचर सेंसर होता है। इंजन ऑयल प्रेशर सेंसर, लुब्रिकेटिंग ऑयल का प्रेशर कितना है, इससे आपको इंजन को पता चलता है कि इंजन को बराबर ऑयल मिल रहा है या नहीं। सो ये भी एक सेंसर होता है। उसके बाद क्रैंक पोजिशनिंग सेंसर, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसर। इससे इंजन को पता चलता है कि आपके क्रैंक की पोजीशन क्या है, तो इनपुट वॉल कब ओपन होने वाला है, वॉल कब क्लोज होने वाला है, स्पार्क कब होने वाला है, या फिर आगे क्रैंक की जो पोजीशन है उससे पता चलता है कि फ्यूल इंजेक्शन कब होने वाला है। उसके बाद कैम पोजीशन सेंसर, ये बताता है कि वॉल की टाइमिंग्स इससे पता चलती है। उसके बाद फ्यूल प्रेशर सेंसर और बैटरी वोल्टेज। तो इतने सारे सेंसर्स आपके एक इंजन में होते हैं। फिर उसके बाद ये सारी इंफॉर्मेशन इंजन कंट्रोल यूनिट को जाती है। इंजन कंट्रोल यूनिट को जब ये इंफॉर्मेशन आती है तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि इग्निशन कब होना चाहिए। तो इसीलिए इंजन कंट्रोल यूनिट आपके स्पार्क प्लग को कंट्रोल करता है कि कब स्पार्क होना चाहिए, उसका टाइमिंग डिसाइड करता है और उसके हिसाब से सिग्नल भेज के स्पार्क प्लग से स्पार्क करवाता है। उसके बाद आइडलिंग एयर कंट्रोल वॉल, आइडलिंग हो रहा है तो वो कंट्रोल वॉल को यूज कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है। थ्रॉटल को कंट्रोल करना है, इंजेक्टर को कंट्रोल करना है, इंजेक्टर को सेंसर्स जाते हैं और कब आपको फ्यूल इंजेक्ट करना है, कितना फ्यूल इंजेक्ट करना है, वो कंट्रोल करने का काम भी ईसीयू करता है बाय यूजिंग दिस इंजेक्टर। और उसके बाद O2 सेंसर है, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इसके बाद में। तो ऑन बोर्ड डायग्नोसिस यानी आपके इंजन में क्या प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन सा कंपोनेंट खराब है, वो भी ये ईसीयू आपको पहले से ही बता देता है। उसके बाद बाकी सारे सिस्टम है कि रेडिएटर का फैन, ऑल्टरनेटर, एसी ऑन करना है या नहीं, वीवीटी है इंजन में, वॉल टाइमिंग को मैनेज करना, ये सारे काम ईसीयू करता है। तो ईसीयू का बेसिक काम क्या है, यहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और इधर उस इंफॉर्मेशन को सप्लाई करके इंजन को कंट्रोल करना। सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ ECU. So now let's learn about what are the functions of engine control unit. So यहाँ इस स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ECU क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल्स द एयर फ्यूल मिक्सचर। हमने जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पिछले स्लाइड्स में देखा था कि ECU इंजन के परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है, इंजन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। और उसमें सबसे पहला क्या है, कंट्रोलिंग द एयर फ्यूल मिक्सचर। इंजन या सॉरी ईसीयू का मेन काम जो होता है वो है एयर और फ्यूल को प्रिसाइजली यूज करना, एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फ्यूल हर बार, हर स्ट्रोक में, हर साइकिल में सप्लाई करने का काम ईसीयू करता है। और ये कैसे करता है, उसको डाटा मिलता है, उसको बहुत सारी जगह से, बहुत सारे सेंसर से इंजन की कंडीशन के बारे में पता चलता है, वो मॉनिटर करता है और फिर वो डिसाइड करता है उस पर्टिकुलर पावर साइकिल के लिए कितने फ्यूल की जरूरत होगी। तो इस वजह से क्या होता है, आपके इंजन की एफिशिएंसी बढ़ती है, साथ ही साथ जो पावर आउटपुट है आपके इंजन का वो इंप्रूव होता है और एमिशन कम होता है। सो दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ ECU. देन कंट्रोलिंग द इग्निशन टाइमिंग, इग्निशन टाइमिंग कंट्रोल करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इंजन की जो स्पीड होती है उसके हिसाब से इग्निशन टाइमिंग चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर हाई स्पीड है तो इंजन को बर्न होने के लिए कम टाइम मिलेगा, इसीलिए इग्निशन पहले होना चाहिए। अगर लो स्पीड है तो नॉकिंग की टेंडेंसी बढ़ सकती है, तो इसीलिए इग्निशन के टाइमिंग को वैरी करना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर फंक्शन कम इनटू प्रैक्टिस। तो इग्निशन टाइमिंग को कंट्रोल करना, एग्जैक्ट जितनी जरूरत है, जो एक्यूरेट टाइमिंग है उस पर इग्निशन होना चाहिए। तो वो ECU का दूसरा फंक्शन होता है। देन कंट्रोलिंग ऑन आइडल स्पीड एंड वेरिएबल वॉल टाइमिंग। सो वेरिएबल वॉल टाइमिंग आपके इग्निशन, आपके जो इंजन है, इनलेट वॉल, एग्जॉस्ट वॉल, उसकी टाइमिंग को कंट्रोल करना, इंजन की आइडल स्पीड को कंट्रोल करना एंड फ्यूल को प्रिसाइजली यूज करना। देन इंक्रीज परफॉर्मेंस ऑफ इंजन। तो इंजन के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है हमको। तो जैसे हम ये मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि ये तीनों जो पॉइंट्स है ऊपर के, इनको अगर डिस्कस करें तो इंजन का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है।
देन द नेक्स्ट वन इज हेल्प इन मेंटेनेंस एंड फॉल्ट डायग्नोसिस। अब इंजन काम कर रहा है, कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, तो कभी ना कभी कहीं ना कोई तो प्रॉब्लम आएंगी। और ये प्रॉब्लम नॉर्मली हमारा जो नॉर्मल इंजन होता है उसमें आपको पता चलती है क्या? नहीं। जब आप सर्विसिंग करने जाते हो तब आपको पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर ब्रेक डाउन के बाद पता चलता है कि एक आपकी गाड़ी काम करना बंद कर दे या कोई चीज खराब हो जाए, तब आपको पता चलता है कि इंजन में फॉल्ट आ गया, और तब आपको इंजन को रिपेयर करना जरूरी हो जाता है। पर ईसीएम वाले इंजन में क्या होगा? ईसीएम में ये चीजें आपको बाद में परफॉर्म करनी है, यानी ये कंटिन्यूअसली ईसीयू जो है वो सिस्टम को हैंडल करता है, चेक करते रहता है, और ये मेंटेनेंस में और फॉल्ट पता करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सो जैसा कि हमने लास्ट फंक्शन देखा, डायग्नोसिस। सो इसी से रिलेटेड ओबीडी यानी ऑन बोर्ड डायग्नोसिस, ये आपके ईसीयू का सबसे मेन फंक्शन है। और ऑन बोर्ड डायग्नोसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डायग्नोसिस करता है इसके रिजल्ट आपको डायरेक्ट डैशबोर्ड पे दिखाई देते हैं। यानी आपका गाड़ी चल रहा है, आप गाड़ी चला रहे हो, तो आपका जो डैशबोर्ड है वहां पर आपको दिखाई देता है कि आपके इंजन में प्रॉब्लम है। और अगर आप उस कोड को रीड कर सकते हो, आपको ये भी पता चल सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। सो दैट थिंग इज नोन एज ऑन बोर्ड डायग्नोसिस। सो देख लेते हैं ओबीडी क्या होता है। सो ओबीडी इंक्लूड द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज अ फॉल्ट इन द इंजन सिस्टम एंड स्टोर अ ट्रबल कोड। सो ओबीडी क्या करता है कि जब भी इंजन चलते रहता है, तो अगर कभी किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट में, इट में बी सेंसर, इट में बी एक्चुएटर्स, अगर फॉल्ट आता है, तो ओबीडी आपका जो ईसीयू है वो उसको रीड कर लेता है और उसको एक कोड के रूप में अपने मेमोरी में स्टोर करके रख लेता है। तो उसको पता रहता है, उसको समझ जाता है कि कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट खराब है। फिर उसके बाद में क्या होता है? इट ऑल्सो लाइट्स अ चेक इंजन लाइट टू इंडिकेट टू द ड्राइवर दैट समथिंग इज रॉन्ग विद द व्हीकल। तो दूसरा काम क्या करता है? सबसे पहले तो उसने फॉल्ट पता कर लिया। फॉल्ट पता करने के बाद कहाँ फॉल्ट आया उसको अपने मेमोरी में स्टोर कर लेता है, और इंजन के डैशबोर्ड पे एक लाइट ऑन हो जाता है जिसको हम चेक इंजन लाइट बोलते हैं। जो सिंबल आपको दिखाई देगा उसको बोलते हैं चेक इंजन लाइट। और वो अगर ऑन है तो ड्राइवर को पता चलते रहता है कि उसके इंजन में कोई ना कोई फॉल्ट है, और आपको जल्दी ही गाड़ी को चेक कराना चाहिए। तो ये एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है, क्योंकि अगर आपको पहले से पता है कि आपके इंजन में क्या फॉल्ट है या कुछ फॉल्ट है, तो आप उसको जल्दी ही प्रिवेंटिव मेजर मेंटेनेंस कर सकते हो, ना कि तब कि जब वो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाए और आपका इंजन पूरी तरह से बंद हो जाए। सो इसके वजह से क्या होता है? इंजन की लाइफ बढ़ती है। दूसरा क्या करेगा वो? इट चेक इंजन लाइट में बी कॉल्ड एज फॉल्ट इंडिकेटर और माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट। तो आपका जो डैशबोर्ड होता है कार का, उसके ऊपर ये लाइट जलते रहता है, और वो अगर फॉल्ट इंडिकेटर या माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट उसको बोलते हैं, अगर आप उसके कोड को रीड कर सको तो आपको पता चलता है कि कौन सा प्रॉब्लम है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि ये प्रॉब्लम्स कैसे दिखाई देते हैं और उसको कैसे रीड करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑन बोर्ड डायग्नोसिस। सो आप गाड़ी अगर चला रहे हो, आप ड्राइवर हो, तो आप डैशबोर्ड पे चेक कर सकते हो। ये वाला जो साइन है आपके इंजन के ऊपर, ये आपको दिखाई देगा। ये यहाँ पर कुछ सैंपल दिए हुए हैं अलग अलग व्हीकल से। अलग अलग मैन्युफैक्चरर इसको अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं, पर मैक्सिमम इंजन में आपको इस तरह का साइन दिखाई देगा। तो अगर आपके डैशबोर्ड में इस तरह का साइन है, अगर उसका लाइट अगर ऑन है, तो इसका मतलब है कि आपके इंजन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और जितनी जल्दी हो सके आप अपने इंजन का मेंटेनेंस करा लीजिए, चेक करा लीजिए कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। और अगर आप उस प्रॉब्लम को उसी समय पे सॉल्व कर सकते हो, तो आपके इंजन का जो बड़ा नुकसान होने वाला है वो नहीं होगा, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव रहेगा। सो ये बेसिकली चेक इंजन लाइट होता है। इसको कुछ कंपनीज या कुछ जगह पर आपको माल फंक्शन इंडिकेटर लाइट ऐसा भी बोला जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑनबोर्ड डायग्नोसिस। पर ये यहीं पे खत्म नहीं होता। इसके बाद फॉल्ट तो ओबीडी ने चेक कर लिया, उसने अपने पास ट्रबल कोड कौन सा सेंसर या कौन से कंपोनेंट में कब प्रॉब्लम आई थी, क्या प्रॉब्लम आई थी, वो स्टोर करके रखा है। अब जब आप गाड़ी को सर्विस सेंटर पे लेके जाएंगे तो क्या होगा? तो वहां पर भी ईसीयू बहुत काम में आता है। डायग्नोसिस प्रोसीजर व्हीकल का।
तो यहाँ पे देखिए आपको एक इंजन स्कैनर दिख रहा है, ये एक टाइप का स्कैनर है। ऐसे बहुत सारे टाइप के स्कैनर मार्केट में अवेलेबल होते हैं, कंपनी टू कंपनी ये स्कैनर वैरी करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंजन स्कैनर को, ये जो कंपोनेंट यहाँ पे दिख रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं इंजन स्कैनर, इसमें ये वायर के थ्रू इसको डायरेक्टली ईसीएम से कनेक्ट करते हैं। एक बार इसको ईसीएम से कनेक्ट कर दिया तो क्या करना है फिर, स्टार्ट द व्हीकल आफ्टर यू हैव कनेक्टेड द स्कैनर। जैसे ही आप सर्विस स्टेशन में गए तो ये सर्विस सेंटर सर्विस इंजीनियर जो रहेगा वो इस स्कैनर को आपके व्हीकल से कनेक्ट करेगा और उसको इंजन को स्टार्ट करेगा। इंजन स्टार्ट होने के बाद क्या करेगा, द सिस्टम विल एनालाइज इट एंड स्कैन द व्हीकल डायग्नोस्टिक सिस्टम, और वो इंजन के पूरे सिस्टम को स्कैन करना चालू करेगा। आपका ईसीएम उसको खुद बताएगा कि कौन से सिस्टम में प्रॉब्लम है, कौन से कंपोनेंट में प्रॉब्लम है। तो ये स्कैनर क्या करता है, पूरे सिस्टम को चेक करता है। आफ्टर इट हैज स्कैन्ड ऑल द सिस्टम ऑफ योर कार, द OBD2 स्कैनर विल प्रोवाइड सम कोड्स और अ सिंगल एरर मैसेज। तो जैसे ही ये सिस्टम हो जाता है, अब इसको OBD2 बोलते हैं। अभी जो रिसेंटली OBD सिस्टम चल रहा है वो OBD2 है। कुछ साल पहले OBD1 चलता था, ओके, ऑन बोर्ड डायग्नोसिस 1। अभी उसका जो वर्जन चल रहा है मार्केट में वो कौन सा है, OBD2, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड वन, इट इज एडवांस्ड वन। क्योंकि OBD1 में कुछ प्रॉब्लम थे, वो एमिशन से रिलेटेड डाटा उसमें स्टोर नहीं होता था, तो दैट्स व्हाई वी हैव मूव टू OBD2। तो OBD2 क्या करेगा, वो इंजन को स्कैन करने के बाद उसके कुछ कोड, अगर एक से ज्यादा प्रॉब्लम है तो कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है वो वाले कोड्स आपको बताएगा। अगर कम जगह प्रॉब्लम है तो एक सिंगल कोड बता सकता है। तो जितने प्रॉब्लम्स उतने कोड्स आपको मिलेंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे कि वो कोड्स को कैसे रीड कर सकते हैं। सो जैसे ही आपको कोड मिला, आपको क्या करना है, गाड़ी के मैनुअल को चेक करना है और आप पता कर सकते हो कि कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी है, कौन से कंपोनेंट में प्रॉब्लम आया है, कौन सा कंपोनेंट आपको चेंज करना है या रिपेयर करना है, वो आपको उस एरर कोड से पता चल जाएगा। आगे देखते हैं कि ये एरर कोड कैसे होते हैं। नाउ ओबीडी ट्रबल कोड। तो जो एरर कोड आपके ओबीडी ने बताया, समझो आपके इंजन में प्रॉब्लम था और उसमें कौन सा प्रॉब्लम था, कहाँ पे था, वो इंजन ने स्टोर करके रखा, ओबीडी स्कैनर ने उसको चेक किया। तो ये कोड्स कहाँ पे होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। So a DTC is displayed as an alphanumeric designator followed by 3 digit number. So ये क्या होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड है और उसमें क्या है, ये डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड है। ओके, डीटीसी मतलब डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, जो 3 डिजिट का होता है। और ये कहाँ पर आता है, आपके जो स्कैनर है उसमें आपको ये दिखाई देगा। देन दिस कोड्स आर डिस्प्लेड ऑन द स्कैनर। जैसे बोला मैंने कि स्कैनर पे आपको एक कोड दिखाई देगा। अब कोड कैसा होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ऑल ओबीडी कोड्स आर नाउ स्टैंडर्डाइज। सो अ P0411 फॉर अ फोर्ड विल बी द सेम फॉर अ वोल्क्सवैगन, क्रिसलर, BMW एक्सेट्रा। मतलब क्या हो रहा है, ये जो ओबीडी कोड्स है ये पूरी दुनिया में एक जैसे है। यानी अगर मर्सिडीज में अगर वो कोड का सेम मीनिंग है तो वही कोड का मीनिंग इंडिया में भी मारुति का जो व्हीकल होगा, हुंडई का जो व्हीकल होगा, उसमें भी वही रहेगा। अब ये कोड बनाए किसने, तो ये दीज कोड्स आर जनरेटेड बाय SAE। तो सोसाइटी ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग इंजीनियर्स, ये एक एसोसिएशन है जो क्या करते हैं कि ये टाइम टू टाइम नए नए ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड सेट करते हैं। तो उन्हीं ने ये कोड्स बनाए हुए हैं। अब ये कोड में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है जो स्टैंडर्ड होता है, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर वैरी करने वाला। यानी मैन्युफैक्चरर के लिए कुछ कोड छोड़े हुए हैं, कुछ स्टैंडर्ड है। तो पूरी दुनिया में कुछ कोड्स होते हैं जो स्टैंडर्ड रहेंगे, जो आपको फोर्ड में, BMW में या फिर मारुति में वो भी सेम रहेंगे। तो अगर आप कार बना रहे हो तो आप सेम ही कोड यूज करोगे। कुछ कोड्स होते हैं जो आपको मैन्युफैक्चरर को अलाउड होते हैं, दे कैन यूज अकॉर्डिंग टू देम। तो वो उसके हिसाब से रहते हैं, तो उसकी डिटेल आपको उस व्हीकल के जो मैनुअल होती है, जो रिपेयर मैनुअल होती है, उसमें आपको मिल सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि कोड कैसे होता है, उसको रीड कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिख रहा है P0411, ये एक एग्जांपल है। तो इसकी मीनिंग कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं। So now this is the diagnostic trouble code for OBD2। तो क्या है, P0301, ये एक अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अब यहाँ पे पहला जो डिजिट होता है वो हमेशा अल्फाबेट होता है, और वो क्या क्या हो सकता है, वहां पे हो सकता है बी। अगर बी रहा मतलब बॉडी, यानी आपके व्हीकल की बॉडी में प्रॉब्लम है। सी रहा मतलब चेचिस में प्रॉब्लम है।
पी रहा मतलब पावर ट्रेन में प्रॉब्लम है। पावर ट्रेन में क्या क्या आएगा? पावर ट्रेन में आपका इंजन, उससे रिलेटेड सारे कंपोनेंट्स। फिर यू यानी नेटवर्क, यानी आपके गाड़ी की वायरिंग या सेंसर, वहां पे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होगा। तो पहला डिजिट कहाँ से चालू हो सकता है? चार पॉसिबिलिटी है, बी, सी, पी और यू। तो इसमें से कोई एक कोड रहेगा। तो अगर आपको पी दिख रहा है मतलब पावर ट्रेन यानी इंजन में प्रॉब्लम है, बी दिख रहा है यानी बॉडी में, सी यानी चेसिस और यू यानी नेटवर्क। उसके बाद दूसरा कोड होता है ओ। ओ से चालू है, सॉरी, जीरो या वन। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होती है, सेकेंड डिजिट जीरो या वन रहेगा। तो अगर जीरो है मतलब जेनेरिक है, यानी ये जो जेनेरिक है ये पूरी दुनिया में एक जैसे होते हैं, ये कंपलसरी कोड्स है जो हर व्हीकल में रहेंगे। और उसके बाद वन इज मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक। अब ये कैसा होता है? जीरो यानी जेनेरिक। अब पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है कि आपके व्हीकल है तो आपको इतने सेंसर लगाने ही है, वो कंपलसरी सेंसर है। पर कंपनियां वहीं नहीं रुक सकती, कुछ कंपनीज क्या होती है उससे एक्स्ट्रा के सेंसर्स भी लगाती है। तो वो जो एक्स्ट्रा के सेंसर लगाते हैं जो कंपलसरी नहीं है, उसको कौन सा कोड मिलेगा? वो कोड वन से शुरू होगा, दे विल बी मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक। उसके बाद थ्री से चालू होता है, उसके बाद थ्री, जीरो। ये तीन नंबर का अगर है तो यहाँ पे क्या क्या नंबर हो सकते हैं? ये इतने डिजिट हो सकते हैं। तो अगर यहाँ पे वन आया तो मतलब क्या है? फ्यूल एंड एयर मीटरिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है, यानी आपका फ्यूल पंप खराब हो सकता है, आपका जो फ्यूल फिल्टर है वो क्लॉग्ड हो सकता है एंड ऑल। दूसरा क्या है? फ्यूल एंड एयर मीटरिंग इंजेक्टर सर्किट माल फंक्शन ओनली। तो अगर दो दिख रहा है मतलब क्या प्रॉब्लम है? कि इंजेक्टर सिस्टम जो है उसमें प्रॉब्लम है। तीन, इग्निशन सिस्टम मिसफायर कर रहा है तो तीन नंबर दिखेगा। चार काय के लिए है? ऑक्सिलरी एमिशन कंट्रोल सिस्टम। तो एमिशन सिस्टम में अगर प्रॉब्लम है तो चार दिखाई देगा। पांच में यानी व्हीकल की स्पीड कंट्रोल आइडल कंट्रोल सिस्टम में प्रॉब्लम है। छह यानी कंप्यूटर आउटपुट सर्किट्स में प्रॉब्लम है, यानी ईसीयू का कुछ खराबी है। सात यानी ट्रांसमिशन और आठ भी ट्रांसमिशन। तो ये अलग अलग ट्रांसमिशन सिस्टम के अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए ये कोड होते हैं। उसके बाद जीरो एंड वन, ये दो डिजिट का कोड होता है। और ये कोड क्या दिखाता है? इट आइडेंटिफाई व्हाट सेक्शन ऑफ द सिस्टम इज माल फंक्शनिंग। तो अगर तीन है तो तीन यानी क्या है? फ्यूल एयर मीटरिंग सिस्टम में प्रॉब्लम है। और जीरो वन यानी फिर अलग अलग कोड है, हर अलग सेंसर के लिए अलग कोड, इंजेक्टर के लिए अलग कोड। अगर जीरो वन होगा तो इंजेक्टर खराब है, जीरो टू होगा ऑक्सीजन सेंसर, मैप सेंसर, तो उसके हिसाब से ये अलग अलग कोड्स वहां पर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड यानी डीटीसी कोड ऑफ OBD2। और ये सब कहां से होता है? इसको कंट्रोल करने का काम ECU करता है। सो वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। सो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ECU, और इंजन को ट्रबल डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं उसके प्रोसीजर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सो दिस इज द आउटकम ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। देन मैपिंग कौन सी है? PO1, PO2, PO3 और PO4 मैप हो रहा है, यानी बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज आपका बढ़ रहा है, आपका डिसिप्लिन नॉलेज यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज बढ़ रहा है। देन एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिस आपको करनी है, आपको बार बार ये कोड को लिख के देखना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। देन इंजीनियरिंग टूल्स एंड इक्विपमेंट, क्योंकि ये जो ECU है, जो इंजन स्कैनर है, दे आर मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल्स। सो देन PO6 यानी एनवायरमेंटल एंड सस्टेनेबिलिटी भी यहाँ पर मैप होता है, क्योंकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं उससे डायरेक्टली इंजन आपका जो एनवायरमेंट है उस पर इफेक्ट पड़ता है। देन PO8 दैट इज इंडिविजुअल एंड टीम वर्क। देन PO9 कम्युनिकेशन आपका इंप्रूव हो रहा है। PO10 दिस विल बी यूजफुल टू लाइफ लॉन्ग, सो दैट्स व्हाई लाइफ लॉन्ग लर्निंग भी इंप्रूव हो रहा है। देन PSO2 और PSO3, सो PSO2 क्यों? क्योंकि PSO2 होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोसेसेस और PSO3 मैकेनिकल इंजीनियरिंग इक्विपमेंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द ECU, that is engine control unit. The end of second chapter. In few time we are going to start with the next chapter. So till then keep learning. Thank you.